नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। वैकल्पिक विषय की इस कक्षा में हमने प्राचीन भारत से सिलेबस को शुरू किया है, जिसके तहत हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स को आपके साथ चर्चा किया है। इसमें हमने स्रोत वाले चैप्टर को कंप्लीट किया है, इसमें हमने पाषाण काल वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और वर्तमान में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वह मुख्य रूप से सिंधु घाटी पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत हमने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के ही दृष्टिकोण से आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास किया है, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हमने आपके साथ चर्चा की। आज के इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से सिंधु घाटी से संबंधित कला के पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के ही दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी की कला को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह आपसे किसी भी साल पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब कला और संस्कृति की बात की जाती है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपको हमेशा कवर करने चाहिए। जैसे कि इसमें आपको कुछ बेसिक जो शब्द हैं वह आपको कवर करने चाहिए, जैसे कि कला क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, विरासत क्या होती है, आधुनिक भारत में इसका किस प्रकार से महत्व है, मानव जीवन के इतिहास में इसका किस प्रकार से महत्व है, भारत की संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से आज भी हम भारतीय संस्कृति को निरंतरता के आधार पर पाते हैं, इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं कि आज भी हम जो है इसके बहुत सारे तत्वों को देख रहे हैं। इस तरीके कुछ बातें जो हैं आपको इस टॉपिक के तहत पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक आता है वह सिंधु घाटी की कला से संबंधित है, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कला और संस्कृति के कुछ अन्य पक्षों पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपको मौर्य कला के बारे में पता होना चाहिए, मौर्योत्तर काल की कला के बारे में पता होना चाहिए, गुप्त काल की कला के बारे में पता होना चाहिए। इसी के समकक्ष आपको मंदिर वास्तुकला के बारे में पता होना चाहिए, इंडो इस्लामिक शैली के बारे में पता होना चाहिए, आधुनिक वास्तुकला के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के आपको ज्ञान होना चाहिए, चित्रकला पे आपको ज्ञान होना चाहिए, नृत्य, संगीत, रंगमंच, कठपुतली आदि पे आपको ज्ञान होना चाहिए। धर्म और दर्शन के बहुत सारे महत्वपूर्ण पक्षों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आदि में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में शैक्षणिक विकास पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संस्कृति का विदेशों में किस प्रकार से प्रसार देखा गया, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट से रिलेटेड भी, जैसे कि भौगोलिक संकेतक, यूनेस्को की विविध प्रकार की सूचियां, धरोहर स्थल, इन सब पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके रख लेने हैं अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज हम किस पे बात करेंगे, तो मुख्य रूप से हम सिंधु घाटी सभ्यता और इससे संबंधित जो कला का पक्ष है वह हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता पर हम पिछले कुछ क्लासेस में लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको पता ही है कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय या सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को आपको समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे प्राचीनतम प्रकार की सभ्यता के रूप में आपको दिखाई देती है। प्राचीनतम में भी आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास में तीन महत्वपूर्ण सभ्यताओं पे ज़्यादा बल दिया जाता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि नील नदी के तट पर बसी हुई आप कह सकते हैं मिस्र की सभ्यता, इसके अलावा दजला और फरात की सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों सभ्यताएं जो हैं कांस्य युगीन प्राचीन सभ्यताओं का उदाहरण हैं, और प्राचीन भारत के इतिहास के साथ ही जो हमारा विश्व इतिहास है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। यदि मैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से विविध कालखंड, मुख्य रूप से 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के काल में इसका महत्वपूर्ण रूप से विकास देखने को मिलता है। और ये जो विकास देखने को मिलता है वह कहाँ पे देखने को मिलता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, उसके पश्चिमोत्तर हिस्से में इसका विकास हुआ, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं, भारत के बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं, और साथ ही साथ इस पर अफगानिस्तान के भी कुछ स्थलों की गणना की जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से लेकर भारत के दक्कन तक, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से लेकर दक्कन तक जो है एक बहुत बड़ी व्याप्त सभ्यता के रूप में यह दिखाई देती है। और इतिहासकारों का ये मानना है कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग
20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हम इसकी क्या देखते हैं, विरासत को देखते हैं, हम इसके विस्तार को देखते हैं और इसके बहुत सारे जो रूप हैं, ठीक है, इसके जारे बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वह आज भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं, जिस पे हमने चर्चा की है, जैसे कि नगर नियोजन वगैरह। ठीक, अब इसको अगर मान लीजिए आप एक मानचित्र से समझने का प्रयास करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को आप इस मानचित्र में समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकसित चरण रहा वह लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के काल में देखा गया और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नगरों का विकास हुआ। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नगरों के साथ ही कुछ स्थलों का भी विकास देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं अफगानिस्तान में आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे शोरतुगई नाम का एक स्थल आपको दिखाई दे रहा होगा। शोरतुगई काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर मैं आपको वर्तमान पाकिस्तान के मकरान के क्षेत्र में, अगर मैं आपको या बलूचिस्तान के क्षेत्र में कुछ आपको स्थल दिखाने का प्रयास करूं तो आप देख सकते हैं सुत कांगेडोर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोत का कोह आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और स्थल आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे बालाकोट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे आमरी को देख सकते हैं, आप यहाँ पे अल्लादीनों को देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप कोट दीजी को देख सकते हैं, आप यहाँ पे चनहुदड़ों को देख सकते हैं, आप मोहनजोदड़ो को देख सकते हैं, आप यहाँ पे सिंधु नदी को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिंधु नदी की सहायक नदियों के सहारे बहुत सारे स्थलों का विकास हुआ। आप यहाँ पे गनीरी वाला देख सकते हैं जो सबसे बड़े स्थलों में से एक माना जाता है। आप यहाँ पे घग्गर हाकरा रिवर के बेड को देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे स्थलों का विकास हुआ। घग्गर हाकरा को मुख्य रूप से सरस्वती नदी का आप कह सकते हैं एक प्रकार से अवशेष माना जाता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको मीठाथल दिखाई दे रहा है, राखीगढ़ी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप बनावली देख सकते हैं, आप रोपड़ देख सकते हैं, आप सबसे उत्तरी स्थल मांडा देख सकते हैं, आप प्रारंभिक हड़प्पा का स्थल के रूप में रहमान डेरी को देख सकते हैं, आप नौशारों को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो हैं आप इसमें पहचान कर सकते हैं। आप इस मानचित्र के माध्यम से इसको समझने का जरूर प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आप जो है गुजरात के क्षेत्र में धौलावीरा को देख सकते हैं, आप सुरकोटदा को देख सकते हैं, लोथल को देख सकते हैं, कुंतासी को देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र के क्षेत्र में दायमाबाद भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, और जैसा कि मैं पिछले क्लासेस से लगातार ये चर्चा कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो इसका उद्भव है वह लगभग तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 3000 बीसी के काल में देखा गया, मुख्य रूप से 2500-2600 ईसा पूर्व के काल में। और ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ दुनिया की सबसे प्राचीनतम 3 सभ्यताओं में से एक है। अगर इसकी विस्तार की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है उसके पश्चिमोत्तर भारत में, उसके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार देखा गया, जिसमें सिंधु नदी और उसके समकालीन पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में और घग्गर हाकरा, ठीक है, जो ये वाला नदी जो मैंने आपको दिखाई थी, घग्गर हाकरा नदी के क्षेत्र में इसके बहुत सारे स्थलों का विस्तार हम देखते हैं। ठीक है, इसमें प्रारंभिक 2 महत्वपूर्ण स्थल जो शुरुआत में सबसे ज़्यादा जिस पे बल दिया गया वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, एक है मोहनजोदड़ो जो सिंध के क्षेत्र में है और सिंधु नदी के किनारे है, और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा का स्थल। हड़प्पा का स्थल जो है वह जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है उसके पंजाब प्रांत में विद्यमान है और यह रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये शुरुआत में सबसे ज़्यादा इन पे बल दिया गया। इसके अलावा कुछ और भी स्थल जो है जो मैंने आपको दिखाए हैं आप इस मानचित्र में देखिएगा, जैसे कि गुजरात में लोथल पे आप ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा पे आप ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में राखीगढ़ी पे आप ध्यान दीजिएगा, राखीगढ़ी, आप पंजाब में रोपड़ पे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल आदि पे आप ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जब ये अपने चरम काल में रही होगी तब हो सकता है, संभव है कि यहाँ पे कुल जनसंख्या लगभग 5 लाख तक हो सकती है। यानी एक बहुत बड़ी जनसंख्या को शामिल करने वाला एक क्षेत्र है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए मैं सिंधु घाटी की कला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की आपके साथ व्याख्या करने का प्रयास करूं तो इसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको स्थापत्य कला को ध्यान रखना होगा, यानी भवन निर्माण की विविध प्रकार की शैलियाँ, भवन निर्माण के विविध प्रकार के उदाहरण आपको ध्यान रखने होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका नगर नियोजन आपको ध्यान रखना होगा, इसकी जल निकासी प्रणाली आपको ध्यान रखना होगा, इसके सार्वजनिक और निजी भवन जैसे कि स्नानागार,
अन्नागार और डॉकयार्ड, इन सब पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बस केवल कला के दृष्टिकोण से मैं आपको संक्षेप में इसका बताने का प्रयास करूंगा। मूर्ति कला में आपको ध्यान रखना है कांस्य मूर्ति कला, मिट्टी की मूर्ति कला, मृण मूर्ति जिसे कहते हैं, पकी मिट्टी की मूर्ति कला, टेराकोटा मूर्ति कला, और पत्थर की मूर्ति कला यानी पाषाण मूर्ति कला। इसके अलावा कला के कुछ अन्य विविध प्रकार भी हमें देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, जिसमें आभूषण कला, प्रसाधन कला, मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मोहरों बनाने की कला और लिपि का ज्ञान। ठीक है, इन सब पे पहले भी बात कर चुका हूँ। बस कला के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत मैं इस पे आपको चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के माध्यम से जो है हम इसे समझेंगे, ताकि आप कला को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा सकें। ठीक है, चलिए, अगर मैं कला के प्रमुख तत्व में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बताने का प्रयास करूं जो पूरे हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यह जो कला है वह हमें स्वदेशी रूप में विकसित दिखाई देती है। स्वदेशी रूप में विकसित दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जब हमने पढ़ा तब मैंने आपको ये बताया था, और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वह ये आरोप लगाते हैं कि किस तरीके से जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका विकास देखा जा रहा है। हालांकि बाद में आप ये देखेंगे किस प्रकार से सिंधु घाटी की कला या दूसरे प्रकार के पक्षों में जो इसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उसमें कहीं से भी ये बात जो है आप ये नहीं कह सकते कि यह जो है पूर्ण रूप से विदेशी प्रभाव वाली है। यानी यह कला भी जो है स्वदेशी है और यहीं से विकसित हुई है। पहली महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी प्रभाव जो आपको ध्यान रखना है, क्या इस पे कोई बाह्य प्रभाव है? ठीक है, तो देखिए आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि बाह्य प्रभाव से आप 100% इनकार तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल्चरल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, सांस्कृतिक जो पक्ष होते हैं, उसमें एक क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर पड़ता ही है। और जैसा कि साक्ष्य बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का संपर्क मिस्र की सभ्यता के साथ भी था, हड़प्पा का संपर्क जो है मेसोपोटामिया के साथ था, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे पर प्रभाव उन्होंने जरूर डाला होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वह पूरी तरीके से जो है दूसरे पर ही निर्भर था या दूसरी सभ्यता की नकल करके विकसित हुआ था। जैसे कि अगर मान लीजिए मिस्र के बारे में बात करूं तो मिस्र की विशेषता क्या है? तो मिस्र की विशेषता है ममी, मिस्र की विशेषता है पिरामिड, लेकिन इस तरीके की विशेषता हमें सिंधु घाटी में नजर नहीं आती। अगर मान लीजिए मैं मेसोपोटामिया की बात करूं तो मेसोपोटामिया की जो विशेषता है जो हमें महत्वपूर्ण रूप से नजर आती है वो आती है वहाँ के बहुत सारे मंदिर। ठीक है, वहाँ की जो है आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े मंदिरों वगैरह की प्राप्ति हुई है। तो मंदिर वगैरह भी हमें यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त नहीं होते। तो अगर कोई बाह्य प्रभाव के बारे में बात करेगा तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि बाह्य प्रभाव को आप पूरी तरीके से खारिज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक पक्षों में हम इस बात की पहचान निकाल पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा कहाँ पे उत्पन्न हुआ है। लेकिन स्वदेशी प्रभाव है और स्वदेशी के हिसाब से विकसित हुआ है। बाह्य प्रभाव अगर है भी तो क्या है, आप ध्यान देंगे बाह्य प्रभाव क्या है, वो नगण्य है। ठीक है, नेग्लिजिबल है। इसके अलावा तीसरी बात जो आप ध्यान रखेंगे वो आप ये ध्यान रखेंगे कला के पक्ष से कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मूर्ति कला, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला जो है वो हमें पृथक रूप में विकसित होती दिखाई देती है। सिंधु घाटी कला में हमें मूर्ति कला पृथक रूप में विकसित होती दिखाई देती है। आपने कला और संस्कृति का अध्ययन जब किया होगा या फिर भविष्य में करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ जो मंदिरों का विकास हुआ है, चाहे वो उत्तर भारत के मंदिर हो, चाहे वो दक्षिण भारत के मंदिर हो, चाहे वो दक्कन क्षेत्र के मंदिर हो, कहीं भी जो मंदिरों का विकास दिखाई देता है वहाँ पे एक प्रकार की आप कह सकते हैं उसे कहा जाता है कंपोजिट कला। कंपोजिट प्रकार की कला देखने को मिलती है। कंपोजिट कला का मतलब क्या हुआ कि स्थापत्य कला भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, मूर्ति कला भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, नृत्य कला भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है और चित्रकला भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारी की सारी विशेषताएं एक जगह दिखाई दे रही है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखेंगे कि स्थापत्य कला अलग है और मूर्ति कला अलग से विकसित होती दिखाई देती है। ठीक है, चौथी जो बात इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि यहाँ पे उपयोगिता पे ज्यादा बल है। ठीक है, उपयोगिता पे ज्यादा बल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमें भवन वगैरह दिखाई देते हैं वो बहुत ज्यादा अलंकृत प्रकार के भवन नहीं दिखाई देते। क्यों? अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इतने हजार साल हो गए
ठीक है, हजारों साल, लगभग 3000 साल से ज़्यादा हो गए, तो हो सकता है कि उनका जो अलंकृत रूप हो वो खत्म हो गया हो। लेकिन फिर भी हम ये बात ध्यान देंगे, हम ये बात ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्थापत्य कला वगैरह के जो उदाहरण प्राप्त होते हैं, उसमें उसके ठहराव पे ज़्यादा बल है, उसके स्थायित्व पे ज़्यादा बल है, उसको मजबूत बनाने पे ज़्यादा बल है, और इसमें सौंदर्य पक्ष पे इतना ज़्यादा बल नहीं दिखाई देता, अपितु उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी पे ज़्यादा बल दिखाई देता है, यानी उसको बनाए रखने पे, मजबूती पे ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, तो कला में यह भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक एक करके कुछ पॉइंट्स आप ध्यान देंगे। जैसे कि नगर नियोजन पे जब हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्रकार का नगर नियोजन माना जाता है, और आज भी उसके बहुत सारे आप विशेषताएं जो देखते हैं वो हमें आज के नगरों में नजर आती हैं। जैसे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें हमें जो है नदी के किनारे निवास देखा जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं कि आखिर नदी के किनारे ही क्यों रहते थे। तो देखिए, नदी के किनारे रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि नदी से हमें जल की प्राप्ति होगी, चाहे वह कृषि की आवश्यकता के लिए हो, चाहे पेयजल की आवश्यकता के लिए हो, या दूसरे प्रकार की आवश्यकताओं के लिए हो। ठीक। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि नदी किनारे निवास रहने से मुख्य रूप से आप जलोढ़ मिट्टी का लाभ ले सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी प्रकार की कृषि की जा सकती है। और नगरों का विकास किए जाने में हमें कृषि उत्पादन पे, कृषि अधिशेष पे बल देना पड़ता है, और उस अधिशेष की प्रारंभिक मात्रा, उस अधिशेष की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा प्राप्त करने में नदियों से मिलने वाली जलोढ़ मिट्टी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा नदियों किनारे रहने से आपको खुले मैदान मिल जाते हैं, आपको कह सकते हैं समतल भूमि मिल जाती है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आप निवास कर सकते हैं। इसके अलावा नदियों किनारे रहने पे क्या होता है कि कई बार नदियों से होने वाली बाढ़ से बचने के लिए हम थोड़े से ऊंचे टीले पर भी रहते हैं। इसमें क्या होता है कि टीले में अगर जगह थोड़ी सी कम हो तो वहाँ पे निश्चित रूप से एक पैटर्न का, आप ये कह सकते हैं एक निश्चित प्रकार का नगर नियोजन अपनाया जाता है, ताकि वहाँ पे हम व्यवस्था के अनुसार रह सकें। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं नदी के किनारे क्यों रहते थे। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है ग्रिडाकार पैटर्न। आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि किस प्रकार से एक ग्रिड के आकार पर जो है नगरों का विकास देखा जाता है। एक चेक बोर्ड पैटर्न हम देखते हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ये चेक बोर्ड पैटर्न जो है आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जो है इसमें समकोण पर काटती सड़कें दिखाई देंगी। ठीक है, किस प्रकार से जो है एक निश्चित प्रकार की जो है आप कह सकते हैं विशेषता दिखाई देगी। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती हुई सड़कें, और किस तरीके से जो है व्यवस्थित रूप से लोग रह रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको याद होगा, मैंने विशेषता बताई थी कि किस प्रकार से जो नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक गढ़ी का क्षेत्र है जो ऊपरी क्षेत्र है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो निचले नगर का क्षेत्र है। इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, इस पे जो है बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो तो पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, सब पे हमने इस पे बात की है। उसके अलावा जो है विविध प्रकार के भवन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देते हैं? विविध प्रकार के भवन, जिसमें निजी घर भी हैं, जिसमें धार्मिक उद्देश्यों के लिए संभवतः घर बनाए गए थे, या फिर कल्चरल लोगों के आपसी मिलजोल को बढ़ाने के लिए भी जो है बनाए गए थे भवन, उसके भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें हम जो है पक्की ईंटों का प्रयोग देखते हैं। क्या देखते हैं? पक्की ईंटों का प्रयोग देखते हैं। ये सारी बातें जो है हम नगर नियोजन जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इसमें किस तरीके से लोग, ठीक, जो भवन बना रहे हैं, लोग जो भवन बना रहे हैं वो निवास के लिए भी बना रहे हैं। ठीक है, उसमें जो है बड़े बड़े हॉलों के भी उदाहरण हमें मोहनजोदड़ो आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए स्नानागार की प्राप्ति भी जो है वह हड़प्पा के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये बात हमने आपके साथ डिस्कस की थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से इसमें जल की प्राप्ति बेहतर ढंग से हो सके, तो जल की प्राप्ति को बेहतर ढंग के लिए आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुएं वगैरह भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुएं वगैरह भी प्राप्त होते हैं, और घरों में कुएं बनाए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, जो आपका जल खराब हो जाता था, यानी जल गंदा हो जाता था,
तो उसमें सीवरेज की प्रणाली बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बेहतर प्रकार की सीवरेज प्रणाली, हमें बेहतर प्रकार की जो है जल निकासी प्रणाली देखने को मिलती है, सीवरेज प्रणाली देखने को मिलती है, जल निकासी प्रणाली देखने को मिलती है। और इतिहासकारों का ये मत है कि यूरोप में 19 सेंचुरी तक जो है इस प्रकार की विशेषताएं देखने को नहीं मिली। जो प्राचीन सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त जो सीवरेज प्रणाली है, जल निकासी प्रणाली है, वह किसी दूसरे प्रकार की नगरीय स्थल से प्राप्त नहीं होती है। और जो प्राप्त भी होती है तो जिस तरीके की उन्नतता, जिस प्रकार की साफ सफाई हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, उसका उदाहरण हमें 19 सेंचुरी तक यूरोप में भी नहीं प्राप्त होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जल निकासी प्रणाली के तहत जो घरों का जो गंदा पानी है वह छोटी छोटी नालियों के माध्यम से बड़ी नालियों में जाता था जो सड़कों के किनारे होती थी, और सड़कों के किनारे बड़ी नालियों का पानी एक बहुत बड़ी नाली के माध्यम से शहर से बाहर ले जाया जाता था। इसमें जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी, और उनको समय समय पर साफ करने की व्यवस्था के लिए उनको स्थायी रूप से नहीं ढका जाता था। समय समय पर उनके ऊपर से जो उसमें जो ढके हुए जो आप कह सकते हैं पाटे होते थे जिनके ऊपर से उसे ढका जाता था, उसको हटा के साफ भी किया जाता था। इसमें मेन होल की व्यवस्था देखने को मिलती है ताकि बेहतर तरह से इसका पूरा प्रबंधन किया जा सके। ये सब विशेषताएं जो है मैंने आपको बताई थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना होगा कि भवन के निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वह भी काफी महत्वपूर्ण, काफी अच्छी प्रकार की ईंटें हैं। ठीक, इसमें जो है पकी हुई ईंटों से भवनों का निर्माण किया गया है और एक इनका निश्चित अनुपात है 4/2/1। ठीक, भवनों से जो है हमें सीढ़ियां मिली हैं जिससे प्रतीत होता है कि हो सकता है कि जो भवन है वो 2 मंजिला 3 मंजिला रहे हों। ठीक है, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें भवनों को बनाने में विविध प्रकार के आप लकड़ियों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग भी देखते हैं। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद होगा कि मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से सभा भवन का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से सभा भवन का साक्ष्य मिलता है, और इसकी जो छत थी उसके बारे में माना जाता था कि वह स्तंभों पे टिकी हुई है। संभवतः इसका जो प्रयोग है वह धार्मिक सभा वगैरह के लिए किया जाता होगा। यहीं से पास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, पुरोहित आवास भी प्राप्त हुआ है। हालांकि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से मंदिर स्थापत्य के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। यूपीएससी ने इसको लेकर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मंदिर स्थापत्य के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। अब देखिए, आप जो है कुछ चित्रों के माध्यम से इसको समझिए। जैसे कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता में एक निश्चित प्रकार के नगर नियोजन का एक उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा नगर नियोजन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सामान्य रूप से जो नगरों का जो विभाजन होता था वह 2 रूपों में होता था। एक भाग हुआ था पश्चिमी हिस्सा और एक भाग होता था पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा क्या होता था, वह नगर होता था, थोड़ा सा निचला क्षेत्र होता था। और जो पश्चिमी हिस्सा होता था, ठीक है, वो क्या होता था, उसे गढ़ी टीला कहा जाता था या उसे बुर्ज का क्षेत्र कहा जाता था। और इस प्रकार से नगरों का विभाजन सामान्य व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें गढ़ी का क्षेत्र और निचले नगर के क्षेत्र में जो है हम नगरों का विभाजन देखते हैं। इसके बहुत सारे अपवाद भी मैंने चर्चा किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धौलावीरा में जो है 3 भाग मिलते हैं, गढ़ी भी है, नगर भी है, बीच में मध्यम क्षेत्र भी है। ठीक, और भी बहुत सारे उदाहरण मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। इसमें जो उद्देश्य था, जो गढ़ी को बनाने का उद्देश्य था, इतिहासकारों का मानना है सामान्य रूप से कि जो गढ़ी का क्षेत्र है, जो दुर्ग का क्षेत्र है, वह कुलीन वर्गों के लोगों की बस्ती रही होगी। ठीक है, लोगों के रहने का स्थान होगा कुलीन वर्गों के लोगों का। हालांकि इसका उद्देश्य क्या था, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो पश्चिमी क्षेत्र है वह हमें एक प्रकार की 4 दीवारी से घिरा हुआ, परकोटे से घिरा हुआ नजर आता है। अब ये जो किले हैं जो 4 दीवारी से घिरे हुए हैं, अब इसका उद्देश्य कुछ कहते हैं कि हो सकता है इसका उपयोग जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया हो। कुछ ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि बाढ़ का पानी मोड़ने के लिए किया गया हो। क्योंकि हमें लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ पाने की स्थिति में नहीं है, इसी वजह से इसमें फिलहाल अनुमान ही लगाए जाते हैं। लेकिन इस चित्र के माध्यम से जो है आप गढ़ी और निचले नगर की व्यवस्था को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के समकक्ष दूसरा जो स्थापत्य का उदाहरण है वह सार्वजनिक स्नानागार का है। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये एक ऐसी विशेषता है जिसको मार्शल जी के द्वारा क्या कहा गया था, तो एक प्रकार का महान आश्चर्य कहा गया था। आप इस चित्र में देख सकते हैं सार्वजनिक स्नानागार को, जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ भी कहा जाता है।
आप इसका फर्श देख सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो फर्श है वो पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास ही में जो कमरे वगैरह बने हुए हैं उसमें विशाल कुआं है जिससे पानी निकालकर इस हौज में डाला जाता था। इसके चारों तरफ जो है गलियां और कमरे बने हुए थे और जलाशयों में उतरने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है जो उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र से है। ठीक। इसके अलावा जो उसमें उपयोग किया गया जो जल था, यूज किया गया जो जल था, उस जल के निकासी की भी समुचित व्यवस्था की गई है और इसमें जल भरने की व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका उपयोग किया जाता होगा तो हो सकता है, इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है इसका प्रयोग जो है वह धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता हो। ठीक है, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए या किसी प्रकार के कोई पवित्र कार्य आदि करने के लिए हो सकता है इसका इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है, अब उसका वास्तविक उद्देश्य तो मालूम नहीं है, इतिहासकार जो है इसमें अनुमान लगाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। स्थापत्य कला में जो दूसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से प्राप्त होता है तो वो कौन सा है, तो वो है ग्रेनरी, अन्नागार। अन्नागार भी जो है एक महत्वपूर्ण संरचना है और उसका निर्माण, ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य है वो काफी महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य है जो काफी उत्कृष्ट है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, निर्माण कार्य जो है वह काफी उत्कृष्ट है। जिसका उद्देश्य क्या था इसको लेकर इतिहासकारों का कहना है कि हो सकता है कि इसका उपयोग किया जाता हो या तो अकाल राहत के लिए किया जाता होगा कि यहाँ पे जो है अनाज इकट्ठा करके रख लिया और जब अकाल वगैरह हुआ तो इससे रक्षा करने के लिए आपने क्या किया कि उसका इस्तेमाल कर लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो शासक वर्ग है वह कराधान के रूप में अनाज वगैरह को लेता हो और यहाँ पे इकट्ठा करके रखता हो, फिर बाद में उसका पुनः वितरण वगैरह किया जाता होगा, जो भी व्यवस्था की जाती हो। उद्देश्य चाहे जो भी हो, किस लिए इसको बनाया गया था इसका उद्देश्य पूर्ण तरह से क्लियर नहीं है। उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसमें एक उत्कृष्ट प्रकार का निर्माण कार्य देखने को मिलता है जिसमें वायु निकासी के लिए यहाँ पे जो अन्न वगैरह रखे जाते थे वो सड़ ना जाएं, उसमें बेहतर आप कह सकते हैं वातन की व्यवस्था थी, कूलिंग की व्यवस्था थी, उसमें वायु निकासी की व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें एक बेहतर प्रकार की वायु निकासी की प्रणाली देखने को मिलती है, व्यवस्था देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ चबूतरे भी देखने को मिलते हैं जिसमें संभवतः फसल को क्या किया जाता था, तो दावा जाता था, पीटा जाता था। ठीक है, फसल दावने हेतु, दावना का मतलब क्या हुआ कि उसमें से फसल में से अन्न निकालने के लिए क्या किया जाता था, चबूतरे बनाए जाते थे और अन्न निकालने के बाद उनको इकट्ठा किया जाता था अन्नागारों में। ठीक है, तो यह भी जो है काफी महत्वपूर्ण विशेषता है, स्थापत्य कला का बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें जो अगला महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापत्य कला में आप बता सकते हैं वह है लोथल का गोदीबाड़ा। क्या है, लोथल का गोदीबाड़ा, ये मैंने आपको बताया था। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है और यहाँ से मिला हुआ गोदीबाड़ा या फिर जिसे पत्तन भी कहा जाता है काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है वह जो है पक्की ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है वह पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसका जो प्रवेश द्वार है उसके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 12 मीटर चौड़ा हुआ करता था। ठीक, उसका प्रवेश द्वार, और इस प्रवेश द्वार से जहाज जो है वो आया जाया करते थे। यह जो गोदीबाड़ा है इसमें जल की भी व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई थी जिसमें इसको एक नहर के माध्यम से भोगवा नदी से जोड़ा गया था ताकि जहाज़ों के आने जाने के समय जो है, ठीक है, ये जो जल की व्यवस्था है जल की कमी ना रह जाए, जहाज जो है बेहतर तरीके से जो है आ जा सकें। तो भोगवा नदी के माध्यम से इसको जोड़ा गया था एक नहर के माध्यम से। ठीक, जिसके जरिए इसमें पानी आता था। इसके अलावा जो है इसमें नाली भी बनाई जाती थी, नाली भी जो है बनाई गई थी ताकि अतिरिक्त जल जो है वह उससे निकल आए। और लोथल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विद्यमान है। ठीक है, एक बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह का उदाहरण है और मेसोपोटामिया से इसके व्यापारिक संबंधों का उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से अक्काड का एक अभिलेख है। ठीक है, ये आपको शायद याद होगा, अक्काड का एक अभिलेख है जिसमें इस बारे में चर्चा मिलती है कि किस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता का संबंध था मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के साथ, मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के क्षेत्र के साथ, और किस तरीके से जहाजों के आदान प्रदान के द्वारा व्यापारिक संपर्कों को कायम किया जाता था। और इसमें लोथल का गोदीबाड़ा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा जिसमें जहाजों को रखने के लिए, जहाजों को ठहराने के लिए व्यवस्था की गई थी और इसमें जल के आवागमन के लिए इसको नदी के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बात जो है आप बता सकते हैं स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में।
अब इसके बाद आपको जल निकासी प्रणाली पर भी जो है कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए। किस तरीके से जो है हमें इसमें बेहतरीन प्रकार की जल निकासी प्रणाली की उदाहरण देखने को मिलता है। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें दूसरी प्रकार की सभ्यताओं में जो है देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, यहाँ पे जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखने के साथ ही नगरों को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए जल निकासी प्रणाली का उदाहरण देखने को मिलता है, वह कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त जो सीवरेज प्रणाली है, जल निकासी प्रणाली है, वह समकालीन किसी भी नगरीय स्थल से पाई गई प्रणाली की तुलना में कहीं ज्यादा उन्नत है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं आप बता सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। इसकी विशेषता है ढकी हुई नालियां। इसकी विशेषता है मेन होल के माध्यम से समय समय पर की जाने वाली सफाई की व्यवस्था। इसकी विशेषता है जगह जगह पर दिखाई देने वाले कूड़ादान। स्वच्छता पर बल जिस प्रकार से दिया गया है वो आप ये ध्यान रख सकते हैं। मैंने जल प्रबंधन के बारे में बताया था जब हमने धौलावीरा वगैरह डिस्कस किया था। जल प्रबंधन की किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग के उदाहरण देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, धौलावीरा वगैरह के क्षेत्र में। और किस प्रकार से हमें जो है लगभग ज़्यादातर घरों से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। हमें शोरतुघई नाम के स्थल से, ठीक है, शोरतुघई नाम के स्थल से सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। और जलाशय आदि के माध्यम से सिंचाई करने के साक्ष्य हमें कहाँ से, तो धौलावीरा से भी मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जल निकासी प्रणाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, प्राचीन सिंधु घाटी क्षेत्र में जिसमें ढकी हुई नालियां, मैनहोल की उन्नत व्यवस्था देखने को मिलती है। और इस प्रकार से इसको बनाने का प्रयास किया गया था कि शहर एक लंबे समय तक जो है क्या हो सके, तो विकास कर सके। जब तक बेहतर प्रकार की जल निकासी प्रणाली नहीं होगी तब तक शहर जो है बेहतर प्रकार से विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण हैं। हमने नगर प्रणाली पे जब चर्चा की थी तब मैंने आप पे इसको बताया था। जब कला पे आप पे क्वेश्चन आए, सिंधु घाटी कला पे, तब आप स्थापत्य कला में एक एक दो दो लाइन में इनके उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक, अब स्थापत्य कला के बाद अगर मान लीजिए मैं आपको मूर्ति कला और दूसरी प्रकार की कलाओं के उदाहरण बताने का प्रयास करूं, तो मूर्ति कला में जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप क्या क्या उदाहरण लिख सकते हैं, तो पाषाण की मूर्ति कला के उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, पत्थर की मूर्ति कला, मिट्टी की मूर्ति के कला के उदाहरण आप लिख सकते हैं, कांसे की मूर्ति की कला के आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रकार की कलाओं में आपको याद होगा मैंने मृदभांड कला के बारे में बताया था, मैंने आभूषण और प्रसाधन कला के बारे में बताया था, और मैंने मोहरों और लिपि के बारे में बताया था जो व्यापार के उद्देश्य से या प्रशासनिक उद्देश्य से काफी महत्ता रखते हैं। ठीक है, अब इन सब में आप एक एक दो दो उदाहरण याद रख सकते हैं, जैसे कि पाषाण मूर्ति कला यानी पत्थर की मूर्ति कला। तो पत्थर की मूर्ति कला में आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें हड़प्पा के अलग अलग क्षेत्रों से विविध प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो 3 डायमेंशनल हैं यानी त्रिविमीय हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है। ठीक, इन्हें विविध प्रकार के आसनों में देखा जा सकता है। विविध प्रकार के आसन मतलब खड़ी हुई मुद्रा के रूप में भी हैं, बैठी हुई मुद्रा के रूप में भी हैं। ठीक है, इसको बनाने में विविध प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हमें उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। लाल बलुआ पत्थर का भी उदाहरण प्राप्त होता है। हमें सेल खड़ी से बनी हुई भी मूर्ति कला का उदाहरण प्राप्त होता है। ठीक, इसके अलावा चूने पत्थर की बनी हुई मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें 2 महत्वपूर्ण मूर्तियां जो हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपके एनसीईआरटी में भी दी गई हैं। इसमें पहला उदाहरण आप ये देख रहे हैं सन्यासी की मूर्ति। ठीक है, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति भी इसे कहते हैं, बियर्डेड स्टोन जो स्टोन स्कल्पचर यानी पाषाण मूर्ति कला का उदाहरण है। और दूसरा मेल टोर्सो यानी पुरुष के धड़ की आकृति। तो इसमें ये वाली जो योगी वाली मूर्ति है ये तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और ये वाला जो मेल टोर्सो है ये हमें हड़प्पा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 2 जो है सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। यह जो है आपको सन्यासी की मूर्ति दिखाई देगी, इस पे मैंने पहले चर्चा की थी। आप ये देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप इस देख सकते हैं कि ये जो है वो मूछ विहीन है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो है बिना मूछ की बनी हुई एक महत्वपूर्ण पाषाण की मूर्ति है, मूछ विहीन। ठीक है, मूछ विहीन है लेकिन इसकी दाढ़ी है, यानी उस समय के फैशन के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है।
आप अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इसके सिर पर जो है एक रिबन हेयर बैंड है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसके सिर पर जो है एक रिबन हेयर बैंड है, जो उस समय का आप कह सकते हैं कि फैशन हो सकता है, एक प्रकार से जो है उसके कला का उदाहरण हो सकता है, इस प्रकार से एक प्रकार से सौंदर्य का आभास हो सकता है, एस्थेटिक सेंस हो सकता है। और आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो अपनी आंखें आधे बंद किए हुए है, यानी एक प्रकार से हो सकता है योग की मुद्रा में है, योगी मुद्रा में है। ठीक है, तो इसे कहा गया है, इसे कोई लोग कहते हैं कि दाढ़ी युक्त पुरुष है। ठीक है, कोई कहता है कि ये जो है दाढ़ी युक्त पुरुष है, दाढ़ी वाला एक आदमी है। ठीक है, क्या कहते हैं, बियर्डेड मैन, दाढ़ी युक्त पुरुष, दाढ़ी युक्त पुरुष। कुछ कहते हैं दाढ़ी युक्त पुरुष है, कोई कहता है योगी है, कोई कहता है प्रीस्ट किंग है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के इसके नाम हैं। अब चूंकि हमें इससे संबंधित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं हैं, तो वास्तव में ये किसकी मूर्ति है, ये क्या काम करता था, इसका किस तरीके से इसका योगदान था, ये तो ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी इसको देख के आप ये जरूर कह सकते हैं कि पाषाण कला के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में इसे देखा जा सकता है। ठीक है, और आप यह भी ध्यान दीजिए किस प्रकार से 3 पत्ती वाला शॉल पहने हुए है, 3 पत्तियां शॉल पहने हुए है, जो दिखाता है कि उस समय जो है वस्त्रों के क्षेत्र में भी, विशेष रूप से बुनाई वाले वस्त्रों के क्षेत्र में, कढ़ाई वाले वस्त्रों के क्षेत्र में किस प्रकार से आप प्रगति को देख सकते हैं। तो एक ही मूर्ति को देखकर जो है विविध प्रकार के अनुमानों को लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये नग्न पुरुष का धड़, इसे क्या कहते हैं, नग्न पुरुष का एक धड़ प्राप्त हुआ है, मेल टॉर्सो इसे अंग्रेजी में कहते हैं। नग्न पुरुष का धड़ अंग्रेजी में कहते हैं मेल टॉर्सो। तो यह जो है प्राप्त हुआ है, जो मुख्य रूप से हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, और इसको बनाए जाने में जो है लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नग्न पुरुष का धड़ आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, वह पाषाण कला का उदाहरण है, और लाल बलुआ पत्थर से जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, रेड सैंड स्टोन। ठीक, तो यह भी जो है काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे कि प्रस्तर मूर्तियां जो हैं वह हड़प्पा के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो प्रस्तर मूर्तियां हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें मोहनजोदड़ो की दाढ़ी युक्त पुरुष की मूर्ति आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया मेल टॉर्सो हड़प्पा से प्राप्त, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित धड़ प्रतिमा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है कुछ और भी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, जैसे कि सेलखड़ी से निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है, चूने पत्थर से निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, और इसमें हमें कुछ कंपोजिट मूर्ति, संयुक्त मूर्तियों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंपोजिट मूर्ति, संयुक्त मूर्तियों के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। संयुक्त मूर्ति में चूने पत्थर से निर्मित मूर्ति जो है वह कलात्मक दृष्टिकोण से काफी उल्लेखनीय है, जिसमें भेड़, ठीक, भेड़ और हाथी, ये चीज ध्यान रखेंगे, भेड़ और हाथी की जो है एक कंपोजिट मूर्ति, एक संयुक्त मूर्ति देखने को मिलती है। इसमें जो शरीर है, ठीक है, जो शरीर है और जो सींग है वो किसका है, वो भेड़ का है, और सूंड क्या है, तो सूंड किसकी है, वो हाथी की है। ठीक है, तो इस प्रकार की संयुक्त मूर्तियों के भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हड़प्पा से जो कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसमें पत्थरों में गर्दन और उनके जो आप कह सकते हैं, ठीक है, जो पत्थरों में जो विविध प्रकार के जो उनके अंग हैं, उन अंगों को अलग अलग तरीके से लगाए जाने के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। यानी उनको अलग किया जा सकता था, उनको आपस में जोड़ा जा सकता था। इसका पता कैसे चलता है, तो हड़प्पा में कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें गर्दन और कंधों में, ठीक है, गर्दन और कंधों में, गर्दन और कंधों में क्या मिला है, छेद मिला है। गर्दन और कंधों में छेद के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हो सकता है कि इनके हाथों और सिरों को अलग से जोड़े जाने की व्यवस्था हो। ठीक है, तो इसके भी उदाहरण काफी महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखने हैं। मुख्य रूप से पाषाण मूर्ति कला के उदाहरण के रूप में आपको यह उदाहरण ध्यान देने हैं। ठीक, अब अगर मैं कांस्य मूर्ति कला का उदाहरण आपको बताने का प्रयास करूं, जिसमें धातु मूर्तियों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि मुख्य रूप से हमें तांबे से बने हुए बहुत सारे उपकरण प्राप्त होते हैं, तांबे से बने हुए बहुत सारी मूर्तियां वगैरह प्राप्त होती हैं, और टिन से बने हुए। ठीक है, तो तांबा और टिन को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, कांसा।
ठीक है। तो कांस्य मूर्ति कला के उदाहरण जो है आपको ध्यान रखने हैं, इसी वजह से इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक। मुख्य रूप से इसमें एक महत्वपूर्ण तकनीक आपको ध्यान रखनी है जो आपसे पूछी जा सकती है, जिसे लुप्त मोम तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक है। जब भी कांसे से बनने वाली मूर्तियों का नाम लिया जाएगा, जब भी कांस्य मूर्ति कला की बात की जाएगी, तो उसमें लुप्त मोम तकनीक, जो कांसे की ढलाई की कला है, ठीक है, कांसे की ढलाई की कला है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांसे ढलाई की इस तकनीक में क्या होता था? तो सबसे पहले मोम से बनी एक आकृति होती थी और उस मोम से बनी आकृति पर मिट्टी की एक परत चढ़ा के उसे सुखाया जाता था। मोम की एक आकृति है, उसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ा के उसको सुखाया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? उसको गर्म किया जाएगा और उससे होगा क्या कि अंदर का जो मोम है वो पिघल जाएगा। ठीक। उस पिघले हुए मोम को एक छेद के माध्यम से निकाल दिया जाएगा। अब जो खांचा बचेगा, जो सांचा बचेगा, उस खोखले सांचे में आप पिघलाया हुआ कांसा, ठीक है, उस खोखले सांचे में आप पिघलाया हुआ कांसा या किसी दूसरी धातु को आप उसे भर देंगे और जब धातु ठंडी हो जाएगी तो मिट्टी को निकाल दिया जाएगा और इस प्रकार से जो है हमें एक मूर्ति प्राप्त होगी जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यानी लुप्त मोम की तकनीक का उदाहरण है। ठीक है। और कालीबंगा के क्षेत्र में, दायमाबाद के क्षेत्र में इस प्रकार की सांचों में ढली मूर्तियों के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो लुप्त मोम तकनीक काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता था? एक मोम की आकृति को बनाया जाता था। ठीक। उस मोम की आकृति के ऊपर क्या किया जाता था? एक मिट्टी की परत लगाई जाती थी, एक पूरा सांचा बना लिया जाता था। उसके बाद इसको गर्म किया जाता था तो इससे मोम निकल जाएगा और फिर जो है एक सांचा बच जाएगा हमारे पास। ठीक है। एक सांचा हमारे पास पूरा बच जाएगा और उसमें फिर क्या किया जाएगा कि एक पिघली धातु डाल के, ठीक है, उसमें पिघली धातु को डालकर क्या हो जाएगा? मूर्ति का निर्माण कर दिया जाएगा। मूर्ति का निर्माण कर दिया जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आज भी इस प्रकार की लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है हम पाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यह जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और हमें इस प्रकार की बहुत सारी मूर्तियों के उदाहरण आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से इस प्रकार की जो ये कांसा ढलाई की जो तकनीक है, उससे बनी जो मूर्तियां हैं उसमें हमें विविध प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें मानव के साथ पशु आकृति की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। ठीक है। इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये नर्तकी की मूर्ति। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और वर्तमान में जो नेशनल म्यूजियम है उसमें ये रखी हुई है। ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह जो है वस्त्र विहीन है, बिना किसी वस्त्र के है। ठीक। और ये आभूषणों से ढकी हुई है। ठीक है। आभूषण युक्त है, यानी आभूषणों का काफी व्यापक प्रयोग होता था। तीसरा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसको एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा में दिखाया गया है, जिसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। ठीक है। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा पे यूपीएससी ने जो है क्वेश्चन पूछ रखा है। त्रिभंग मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसमें शरीर को तीन तरफ से मोड़ा जाता है, गर्दन से, कमर से और पैर से। ठीक है। इस तरीके से एक तरफ यहां से मोड़ दिया, एक तरफ यहां से मोड़ दिया, एक तरफ यहां से मोड़ दिया। ठीक है। तो शरीर को तीन प्रकार से मोड़कर जो है एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा बनाई जाती है, जिसे हम त्रिभंग मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यह जो है आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्रारंभिक उदाहरण कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यहाँ से जो है हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नर्तकी की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा कांसे की पशु आकृति में हमें जो है एक भैंसे की, आप कह सकते हैं, मिलती है मूर्ति। ठीक है। वो भी काफी अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कालीबंगा से हमें तांबे की एक वृषभ की मूर्ति देखने को मिलती है और बैलों की, कुत्ते की, खरगोश की और चिड़ियों की भी जो है तांबे की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो इसका भी उदाहरण जो है आप याद रख सकते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। अब इसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपको मिट्टी की मूर्ति के उदाहरण देख बताने का प्रयास करूं, मृण मूर्ति। ठीक है। इसे क्या कहेंगे? मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। तो मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, जिसे टेराकोटा कला भी कहते थे।
ठीक है, इसको क्या कहते थे? टेराकोटा कला, यानी पकी हुई मिट्टी, मिट्टी को पका के बनाई गई मूर्तियां, तो उसे टेराकोटा कला भी कहते हैं। तो टेराकोटा कला के उदाहरण भी हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, हस्त निर्मित मूर्तियां जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनको जिस विधि से बनाया गया है उसको पिंचिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, पिंचिंग मेथड, पिंचिंग मेथड का मतलब क्या हुआ? पिचकवा विधि, ठीक है, या इसे चिपकवा विधि, पिचकवा विधि करके कहते हैं, यानी आप उंगली से इसको दाब दाब के, ठीक है, उंगली वगैरह से दाब दाब के आपको इसको बनाते हैं। तो पिंचिंग मेथड यानी उंगली से दाब दाब के जो है इस प्रकार की मिट्टी की मूर्तियों को बनाया जाता था। ये हाथ से बनाई जाती थी, बाद में बनाने के बाद इनको पकाया जाता था। इसी वजह से इनको मृण मूर्तियां, टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है हमें मिट्टी की मूर्तियों के व्यापक उदाहरण देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी प्रकार की जो मूर्तियां हैं वह कला है बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं है, ये अपरिकृष्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है रिफाइंड नहीं है, यानी इसके बारे में माना जाता है कि हो सकता है आम लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता हो, आम लोगों के द्वारा जो है खुद अपने हाथ से मिट्टी की मूर्ति बना ली जाती हो और कोई उद्देश्य पूरा होने के बाद इसको फेंक दिया जाता हो, इसको छोड़ दिया जाता हो। जैसे आज होता है ना कि गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है और दूसरे प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं और बाद में उनका विसर्जन किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि ये जो मातृ देवी वगैरह की जो मूर्तियां वगैरह बनती होंगी, जो मिट्टी की बनाई जाती थी, हो सकता है कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हो, किसी मन्नत के लिए बनाई जाती हो, और जब मन्नत पूरी हो जाती हो तो इनका विसर्जन किया जा सकता हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वह हमें प्राप्त होती हैं, जो टेराकोटा कला, मृण मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, ये गुजरात के क्षेत्र में, कालीबंगा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं, जिसमें मातृ देवी की मूर्ति, इसके अलावा बहुत सारे खिलौने, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं बहुत सारे खिलौनों के उदाहरण, पहिया युक्त जो खिलौना गाड़ी वगैरह जो होती है, सीटियों के उदाहरण, पक्षियों की मूर्तियां, पशुओं की मूर्तियां, ये सब भी जो है हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो खिलौना मूर्ति निर्माण भी जो है वह टेराकोटा कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक, उसके बाद हड़प्पा कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है उसके प्राप्त होने वाली सील्स या उसकी प्राप्त होने वाली मोहरें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनके जो आकार हैं वो विविध प्रकार के हैं। सामान्य रूप से चौकोर आकार की मिलती हैं, ठीक है, सामान्य रूप से चौकोर आकार की मिलती हैं, लेकिन हमें वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, त्रिकोणीय आकार की भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये सेल खड़ी की बनाई जाती थी। ठीक है, किसकी बनाई जाती थी? सेल खड़ी की बनाई जाती थी। और इस पे जो है हमें लिपि भी देखने को मिलती है, चित्राकार लिपि, ये मैंने आपको बताया था, चित्राकार लिपि आप ये देख सकते हैं। ये जो है ना, ये एक चित्राकार लिपि है और इस लिपि में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मछली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप जो है ये एक श्रृंगी पशु को देख सकते हैं जो इसमें बनाया गया है। ठीक, इसमें जो मोहरों के उदाहरण हैं वो काफी विविध प्रकार के मिलते हैं। जैसे कि आपको याद होगा मैंने बताया था पाशुपति की एक मोहर है जिन्हें पाशुपति शिव या शिव का आदि रूप कहा जाता है। इसमें जो है ये जो है योगी मुद्रा में दिखाए गए हैं, योगी मुद्रा में दिखाए गए हैं, योग की मुद्रा में है, और इनमें विविध प्रकार के क्या बने हुए हैं? जंतु बने हुए हैं। जैसे कि गैंडा इनमें देखने को मिलता है, भैंस देखने को मिलती है, ठीक, हाथी देखने को मिलता है, बाघ देखने को मिलता है और मृग देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुबड़दार बैल की मोहर देखने को मिलती है, कुबड़दार बैल की मोहर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है हमें मोहरों में नाव की आकृति देखने को मिलती है, मोहरों में नाव की आकृति देखने को मिलती है। और इसके महत्व के बारे में माना जाता है कि संभवतः इसका महत्व जो है या तो व्यापार के पहचान चिन्ह के रूप में किया जाता होगा, या तो एक प्रकार से ठप्पा मारने के लिए किया जाता होगा। लेकिन कुछ मोहरों में जो है छेद भी प्राप्त हुए हैं, तो हो सकता है कि इनका प्रयोग जो है ताबीज वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता होगा। कुछ पे जो है कुछ अंक वगैरह देखने को मिलते हैं, पाई जैसे निशान देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है इसका प्रयोग जो है शिक्षा वगैरह के लिए किया जाता होगा। किसी किसी मोहर पे जो है स्वास्तिक के वगैरह के चिन्ह देखने को मिलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है इसका धार्मिक महत्व रहा हो, या फिर हो सकता है जो दूसरे क्षेत्रों से, जैसे कि आप कह सकते हैं फारस के क्षेत्र में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया के क्षेत्र में जो है आप
जो हड़प्पा की मोहरें पाते हैं, तो हो सकता है दूसरे देशों के साथ संपर्क के दृष्टिकोण से भी जो है इनका महत्व रहा हो। ठीक है, क्योंकि इन पे जो लिखी हुई जो लिपि है वह जो है पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वास्तव में इसका प्रयोग क्या किया जाता था, किस लिए किया जाता था, लेकिन फिर भी जो है हमें ये प्राप्त होती हैं। ठीक है, और इनका काफी महत्व रहा है, जिसमें पाशुपति शिव की मोहर आप ध्यान रखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है एक श्रृंगी पशु, ये जो यूनिकॉर्न की सील है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इससे जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें वृक्षों के चिन्ह मिलते हैं, पत्तियों के चिन्ह मिलते हैं, टहनियों के चिन्ह मिलते हैं, मानव आकृति के चिन्ह मिलते हैं। लोथल से जो है नाव के अंकन वाली मोहर प्राप्त होती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है बंदरगाह नगर होता था। ठीक, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि मुख्य रूप से इनका जो प्रयोग किया जाता हो वो व्यापार और वाणिज्य की इकाई के रूप में किया जाता हो। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसका संभवतः प्रयोग जो है हो सकता है ताबीज के रूप में किया जाता होगा। ठीक, क्योंकि इसमें स्वास्तिक वगैरह के भी चिन्ह मिले हैं। किसी किसी पे जो है मोहर पे पाई वगैरह के चिन्ह मिले हैं, तो संभवतः इसका प्रयोग शैक्षणिक उपकरण के रूप में किया जाता होगा। और चूंकि मेसोपोटामिया के नगरों से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो हो सकता है मेसोपोटामिया नगर और हड़प्पा के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों में इनका कुछ महत्व रहा होगा। ठीक है, तो वास्तविक महत्व क्या है ये तो ज्यादा मालूम नहीं है, केवल अनुमान लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पाशुपति शिव की मोहर और कुबरदार वाले बैल की मोहर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि पाशुपति शिव की मोहर को आप देख सकते हैं, इस मोहर में जो है आप एक मुद्रा में, एक आसीन बैठी हुई मुद्रा में जो है एक योगी को दर्शाया गया है। ठीक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि ये पाशुपति शिव हो, और इनके अगल बगल जो है कुछ महत्वपूर्ण पशु दिखाए गए हैं, जिसमें आप पहचान सकते हैं। इसमें आप गैंडे को पहचान सकते हैं, इसमें आप जो है भैंस को पहचान सकते हैं, भैंसे को पहचान सकते हैं, इसमें आप हाथी को पहचान सकते हैं और इसमें बाघ को आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा सिंहासन के नीचे जो दो हैं ये मृग हैं। ठीक है, हिरन है। और पाशुपति के बारे में माना जाता है कि संभवतः ये पशुओं के स्वामी थे या फिर यह शिव का आद्य रूप थे। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की इसमें जो है इंटरप्रिटेशन है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कुबरदार बैल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से हृष्ट पुष्ट दिखाया गया है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से जो है इसको दर्शाया गया है, इसके शारीरिक सौष्ठव को, जो इस बात को दर्शाता है कि बैलों का जो कृषि के दृष्टिकोण से महत्व था वो काफी महत्वपूर्ण था। इसी वजह से जो है इस प्रकार के कुबरदार बैल को मोहरों में दर्शाया गया है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से याद रखेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। ठीक, उसके अलावा हड़प्पा कला का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, तो हड़प्पा कला का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है मिट्टी के बर्तन, पॉटरी। तो ये पॉटरी जो है वह हड़प्पा काल में हमें महत्वपूर्ण रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, यह जो है लाल और काले रूप में दिखाई देती है। लाल व काला, यानी लाल रंग से जो है इनको क्या किया जाता था, इनके ऊपर लेप कर दिया जाता था, और काले रंग से इनके ऊपर क्या की जाती थी, पेंटिंग की जाती थी। ठीक है, विविध प्रकार के आप कह सकते हैं चित्र बनाए जाते थे। तो मृदभांड यानी जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं वो अलग अलग प्रकार के डिजाइनों में प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के आकारों में प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार की शैलियों में प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो ज्यादातर जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, अधिकांश मृदभांड सादे हैं, लेकिन जो डिजाइन वाले मृदभांड है वो लाल और काले रंग में चित्रित है। ठीक है, लाल और काले रंग की मृदभांड परंपरा। ठीक है, कुछ जो बर्तन है उनमें चमकीलापन भी दिखने को मिलता है। ठीक है, उनको चमकाया गया है, चमकीलेपन के कारण काफी कलात्मक है। इसके अलावा ज्यादातर आपको ध्यान रखना है मृदभांड जो है वो चाक से निर्मित है, कुम्हार की जो चाक होती है उससे निर्मित है। ठीक है, हाथ से बने हुए भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है आपको चौथी बात ध्यान रखनी है कि इसमें सादे मृदभांड जो है वो सबसे ज्यादा है। सादे मृदभांड जो है सबसे ज्यादा है, चित्रित मृदभांड कुछ ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, सादे मृदभांड जो है चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे, कभी कभी इनके ऊपर लाल रंग का या धूसर रंग का जो है लेप लगाया जाता था। इसमें नॉब्ड होते थे, घुंडीदार बर्तन भी होते थे, और इसमें अलंकृत बर्तन भी होते थे। ठीक है, इसमें विविध प्रकार की ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ज्यामितीय आकृतियां हैं, वनस्पतियों की आकृतियां हैं, पशुओं की आकृतियां चित्रित की गई हैं। ठीक, किसी किसी में जो है हमें क्या मिलता है, तो लिपि भी प्राप्त होती है। ठीक है,
लिपि भी प्राप्त होती है। इसके अलावा इनका उपयोग विविध प्रकार के लिए किया जाता होगा, जैसे कि घरेलू प्रयोजन के लिए किया जाता होगा, पानी भरने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए। हो सकता है कुछ का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता हो, वास के रूप में, गुलदान के रूप में, फूलदान के रूप में। ठीक, सजावट के लिए किया जाता होगा। कुछ छिद्रित मृदभांड मिलते हैं, ठीक है, छिद्रित मृदभांड जो संभवतः शराब वगैरह के आसवन के लिए, ठीक है, शराब वगैरह को उड़ेलने वगैरह के लिए, उसको स्टेन वगैरह करने के लिए हो सकता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के मृदभांड और उनके अलग अलग प्रकार के उपयोग के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कला में हमें विविध प्रकार के मनके और आभूषणों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनका कलात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार का था। विविध प्रकार की प्रसाधन सामग्री के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। विविध प्रकार की प्रसाधन सामग्री के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें आप कुछ उदाहरण याद रख सकते हैं। हार देखने को मिलता है, बाजूबंद देखने को मिलता है, करधनी देखने को मिलती है, ठीक, बाली देखने को मिलती है, ठीक, पायल देखने को मिलती है। विविध प्रकार के मनके देखने को मिलते हैं जो इस्तेमाल किए जाते होंगे मोती के रूप में। ठीक है, सेल खड़ी के बनाए गए मनके हैं, ठीक है, मोती के बनाए गए मनके हैं, स्फटिक के बनाए गए मनके हैं। ठीक, ये ज़्यादातर जो मनके वगैरह हैं, ये वैसे तो देखा जाए तो बेलनाकार तो कम मिले हैं, लेकिन बेलनाकार भी देखने को मिलते हैं। बेलनाकार ज़्यादातर मेसोपोटामिया के उदाहरण हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया के हैं ज़्यादातर। तो मेसोपोटामिया का उदाहरण आप याद रख सकते हैं, जो मेसोपोटामिया के जो है मोहर वगैरह के बारे में आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे कि मनकों और आभूषणों के उदाहरण जो हमें अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और महिला जो थी वो विविध प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते थे, जिसमें कीमती धातुओं का, रत्नों का, हड्डी और पकी हुई मिट्टी से बने विविध प्रकार के आभूषणों से स्वयं का श्रृंगार किया जाता था। इसमें जो उदाहरण मैंने आपको बताया, हार का, बाजूबंद का, अंगूठियों का उदाहरण देखने को मिलता है। पुरुष और महिला दोनों के द्वारा पहने जाता था। महिलाओं के द्वारा करधनी, कान की बाली, पायल पहनी जाती थी। ठीक, चनहूदड़ो नाम का जो क्षेत्र है, जो लोथल नाम का क्षेत्र है, वहां पे हमें इससे संबंधित कारखाने मिलते हैं कि मन का उद्योग उस समय किस प्रकार से विकसित अवस्था में था। ठीक है, मनके जो थे वो सेल खड़ी के थे, मोती के थे, स्फटिक के थे, नीलम के थे, कांचली मिट्टी के थे, शंख के, सीप के, हाथी दांत के, फिरोजा के, अलग अलग प्रकार के। और ये मनके अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह जो है डिस्क के आकार के भी हैं, कुंडल के आकार के भी हैं, बेलनाकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, अर्धवृत्ताकार भी हैं। ठीक है, तो विविध विविध प्रकार के जो हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो बेलनाकार मनके हैं वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप ये चीज ध्यान रखेंगे। बेलनाकार मोहर अगर आपसे पूछा जाए तो बेलनाकार मोहर किसका उदाहरण है, तो मेसोपोटामिया का उदाहरण है। लेकिन बेलनाकार मनके जो हैं वह सबसे ज्यादा किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारे जो आभूषण वगैरह हैं वह शवों के साथ प्राप्त हुए हैं, यानी वो पारलौकिक जीवन में उनके विश्वास आदि को दर्शाते हैं। और इसमें इस बात को भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इससे कहीं ना कहीं उनके विश्वास, उनके धार्मिक विश्वास, कर्मकांडीय विश्वास भी प्रकट होते हैं। इसके अलावा वेशभूषा के उदाहरण आप बता सकते हैं, किस प्रकार से जो है वेशभूषा के उदाहरण उनकी मूर्तियों में दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया था केश विन्यास किस प्रकार से बनाया गया है, जो तिपतिया शॉल ओढ़े हुए है, ठीक है, दाढ़ी वाला पुरुष, उससे पता चल जाता है किस प्रकार से भांति भांति प्रकार के वेशभूषा के प्रति लोगों में जागरूकता थी। ठीक है, इसके अलावा श्रृंगार करने के लिए दूसरे प्रकार के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं, सिंदूर के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, हमें आईलाइनर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सिंदूर, लिपस्टिक, आईलाइनर, इन सब के प्रति भी जो है काफी महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार की चेतना नजर आती है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो नौसारो नाम का क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, नौसारो। ठीक है, नौसारो नाम का एक क्षेत्र ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। नौसारो में जो है कुछ ऐसी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरे जाने के उदाहरण देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता में जो कला का पक्ष था वह काफी सुदृढ़ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के लिखने का प्रयास करना है। 2014 का देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को इनपुट प्रदान किया है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो किस सीमा तक है, यानी 100% उधार नहीं मिल रहा है, कुछ सीमा तक है, सीमाएं भी हैं, सीमाएं भी आपको दर्शानी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं को बताते हुए इसके पतन के कारणों को बताएं। इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। और इन दोनों क्वेश्चंस के अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पहले वीडियोस को देखिए और फिर उसके बाद जो है आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज की जो क्लास है उसमें हमने सिंधु घाटी कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की आपके साथ चर्चा की। पिछली क्लासों को भी आपको लगातार देखते रहना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी लगातार आपको करते रहना है, इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।